प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत राजपूत राज्यों में सामंतवाद के विषय में चर्चा करेंगे। राजपूताना के प्रत्येक राज्य में सामंत की व्यवस्था विद्यमान थी। शासक और सामंतों के मध्य भाईचारे के संबंध के कारण शासक की स्थिति बराबर वालों में प्रथम के समान थी। राजा लोग भी अपनी से आयु में कई बड़े सामंतों को भाई जी, काका जी आदि आदर सूचक शब्दों से संबोधित करते थे। मुगल संरक्षणों में राजाओं की शक्ति का विकास होने पर राजपूत शासक मुगल सेवा में इधर उधर संभालते थे, तो उनके राज्य की व्यवस्था वहाँ के सामंत ही करते थे। उन्होंने अपने सामंतों पर पूर्ण विश्वास किया। मुगल सत्ता के संरक्षण का राजपूत राजाओं और सामंतों के आपसी संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। राजपूत शासकों ने मुगल सम्राट की भांति अपने सामंतों पर निरंकुश नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप सामंतों की शक्ति को भारी धक्का लगा। उदाहरणार्थ, मारवाड़ के राजा उदय सिंह ने मुगल संरक्षण स्वीकार करने के बाद अपने सामंतों की शक्ति को कुचलना प्रारंभ कर दिया। उसने मेड़तिया सामंतों की जागीरों को खालसा कर दिया, उदावतों से जतावन छीन लिया, चंपावतों की बहुत सी जागीरों को खालसा कर दिया। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मुगलों की केंद्रीय शक्ति का पतन हो गया। राजपूत शासकों के परंपरागत कुलीय झगड़े पुनः उठ खड़े हुए। सभी ने अपने अपने प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में राजपूत राजाओं को पुनः अपने सामंतों से सहायता और सहयोग पर ही निर्भर हो जाना पड़ा। सामंतों से ली जाने वाली सेवाएं एवं शुल्क, इसके अंतर्गत सैनिक सेवा महत्वपूर्ण थी। इसे दो हिस्सों में बांटा जा सकता है: युद्धकालीन सेवा, दूसरी शांतिकालीन सेवा। रेख, सामंतों से राजकीय मांगों का हिसाब रेख के आधार पर लिया जाता है। रेख के दो अर्थ देखने में आता है। एक अर्थ में रेख का अभिप्राय गांव की संपादित आवश्यक आय से था, जो शासकों द्वारा दिए गए जागीर के पट्टे में दर्ज होती थी। दूसरे अर्थ में रेख का अभिप्राय स्थानिक कर से था, जो कि राठौड़ राज्यों में सैनिक से सुलह के अलावा सामंतों से लिया जाता था। वस्तुतः रेख वह मापदंड था, इसके आधार पर जागीरदारों से राजकीय मांगों से उत्तराधिकार शुल्क, सैनिक सेवा, जनता शुल्क आदि का हिसाब किताब किया जाता था। यही बात कालांतर में शासकों और सामंतों में आपसी विवाद का कारण भी बनी। उत्तराधिकार शुल्क राज्य द्वारा जागीर के नए उत्तराधिकारी से वसूल किया जाता था, जिसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता था, जैसे हुक्मनामा, पेशकशी, कैद खालसा, तलवार बंधाई, नजराना इत्यादि। राजपूत राज्यों में इस प्रथा का विकास मुगल दरबार की देन थी। अन्य शुल्कों के अंतर्गत राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर नजराना, राजा उसके ज्येष्ठ पुत्र के प्रथम विवाह के अवसर पर नजराना, राजकुमारी के विवाह पर न्योता का रुपया और राजाओं की तीर्थ यात्रा के समय उन्हें बैंड इत्यादि भी अलग अलग दरों से दिए जाते थे। दरबार में उपस्थिति भी सामंतों के लिए अनिवार्य थी। करों के अदायगी के अलावा दरबार में उपस्थिति प्रतिवर्ष निश्चित अवधि के लिए राजा के दरबार में उन्हें उपस्थित रहना पड़ता था। इस अवधि में राजा की पूर्वनुमति के बिना वे लोग राजधानी नहीं छोड़ सकते थे। निश्चित अवधि के अलावा कुछ विशेष अवसरों पर, जैसे अक्षय तृतीया, दशहरा आदि अवसर पर भी सामंतों को दरबार में उपस्थित रहना पड़ता था। राजधानी में शासक के अनुपस्थित समय सामंत को निवास की देखभाल का काम भी सौंपा जा सकता था। सामंतों के कई विशेषाधिकार थे। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर आदि बड़े राज्यों में प्रथम श्रेणी के जागीरदार अपने को कुलीय राज्यों को संरक्षक और राजा का सलाहकार मानते थे। शासक के राज्याभिषेक, राजघराने में विवाह, युवराज के जन्म आदि के अवसरों पर शासक से शिरोपाव प्राप्त करना उनका विशेषाधिकार था। अपनी श्रेणी और पद मर्यादा अनुसार लवाजमा, जिसमें नक्कारा, निशान, चंवर, चंवरी, सोने चांदी की छड़ी इत्यादि प्राप्त करना भी उनका विशेषाधिकार था। सामंतों को स्वयं तथा अपने पांचवें पुत्र और पुत्रियों के विवाह के अवसर पर अपने शासक से शिरोपाव और न्योता की रकम प्राप्त करने का हक था। सामंतों की श्रेणियाँ और पद प्रतिष्ठा के अंतर्गत अनेक राज्यों में अनेक स्थितियाँ थी। अब भाई बिरादरी अब स्वामी सेवक में परिवर्तित हो गई। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने सामंतों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया, जो आगे चलकर 16 और 32 गोल के सरदार कहलाए।
मेवाड़ राज्य के उमराव अपने आप को राज्य की संपत्ति का हिस्सेदार तथा राज्य के संरक्षक और महाराणा का सलाहकार मानते थे। मारवाड़ में भी सामंतों की कई श्रेणियाँ थीं। इनमें 4 प्रमुख थे: राजवी, सरदार, मुत्सद्दी और गनायत। राजा के छोटे भाई निकट संबंधी राजवी कहलाते थे। 3 पीढ़ी के बाद वे सामान्य जागीरदारों की श्रेणी में आ जाते थे। राज परिवार कहते थे। अन्य राठौड़ सामंतों को सरदार कहा जाता था। जिन्हें जागीरें मिली हुई थी वे अधिकारी मुत्सद्दी कहलाते थे। और राठौड़ों के अलावा अन्य शाखाओं के सामंतों को गनायत कहा जाता था। मारवाड़ के सरदारों को 4 श्रेणी में विभाजित किया जाता है। प्रथम श्रेणी के सरदार सलायत कहलाते थे। ये महाराणा के ये दरबार में सभी राठौड़ सरदार थे। गनायतों के ठिकाने उन जागीरदारों के थे जो राठौड़ों के राज्य सबसे होने के पहले से ही मारवाड़ क्षेत्र के स्वामी थे। जयपुर में जागीरदार प्राथमिक रूप से 12 कोटड़ी से संबंधित थे। 12 कोटड़ी वाले नाथावत, चतुर्भुजोत, खंगारोत, कलारोत आदि प्रमुख थे। कोटा में सेवा के अनुसार जागीरदारों का पद निर्धारित होता था। इन्हें देश थी या हजूर थी कहा गया। देश में रहकर रक्षा करने वाले हजूर थी राजा के साथ मुगल सियाल में रहने वाले कहे जाते थे। ग्रासीय और भूमिये भी सामंतों के अंतर्गत महत्वपूर्ण थे। ग्रासीय वे जागीरदार थे तो सैनिक सेवा के बदले में शासन के द्वारा भूमि की उपज का जो ग्रास कहलाती थी उपभोग करते थे। और भूमिया राजपूत वे थे जो राज्य की सेवा में रक्षा में अपना बलिदान करते थे। उन्हें नाम मात्र कर देना पड़ता था। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान की सामंत पद्धति की तुलना यूरोपीय सामंत पद्धति से की है, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है इसमें कोई संदेह नहीं कि यहाँ की सामंत पद्धति और यूरोप की सामंत पद्धति में कई समानताएं हैं, परंतु राजस्थानी सामंत प्रथा एक प्रकार की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में इसमें नेता के रूप में राजा रहता है और उसके साथ उसके वंशज या अन्य जाति के वंशज उसके साथी और सहयोगी बने रहते हैं। यूरोप में एक स्वामी के साथी आश्रित के रूप में रहते थे जिनकी स्वतंत्र कोई स्थिति नहीं थी। यहाँ एक प्रकार से राजा के सामंत खुशी या समकक्ष वंश के होने से राज्य में बराबरी के हिस्सेदार होते थे। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही।